हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। बाबू हम लाइव आ चुके हैं। आप लोग एक बार लाइव आ जाइए और बता दीजिए आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं। और जैसे आपको पता है कि आज का क्लास यहाँ देखिए बायो का क्लास होने वाला है। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी के 40 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ना बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही न्यू है, सभी क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। और आप लोग लास्ट में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप लोग का 40 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो और यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। और सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सभी बच्चे कैसे हैं एक बार बता दीजिए। यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का बायोलॉजी। बाबू क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी के ऐसे 40 MVVI क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो जितने भी मेरे प्यारे छात्र हैं सभी बच्चे क्या कीजिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए। और जितने भी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है। हम क्या करेंगे, आपको प्यारे बच्चे ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बिना किसी देरी के बाबू ये शाम वाला क्लास यानी ये जो रात का 9 बजे वाला क्लास है इसको शुरू करते हैं। और यहाँ देखिए कल आज जैसे यहाँ पे बायो का ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो कल मैथ का ऑब्जेक्टिव होगा, फिर परसों जो क्लास होगा ना बायो का सब्जेक्टिव का क्लास होगा। तो ऐसे ही आप देखिए एक दिन ऑब्जेक्टिव तो एक दिन सब्जेक्टिव करके ये क्लास रात में 9 बजे चलेगा। तो आप लोग ये बात का एकदम खास करके ध्यान रखिएगा। और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है, बहुत ज़्यादा एकदम यहाँ पे नज़दीक आ चुका है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करना है। अभी से भी मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, बहुत अच्छा नंबर आप ला दीजिएगा। तो आप लोग इतना काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। चलिए बाबू यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहते हैं। यहाँ आप देखिए भ्रूणपोष वाले बीज, जितने भी बाबू भ्रूणपोष वाले बीज है ना उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बाबू भ्रूणपोष वाले बीजों को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको याद रखना है, एंडोस्पर्मिक कहते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बाबू क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ध्यान रखिएगा कि भ्रूणपोष वाले बीजों को हम लोग क्या कहते हैं। भ्रूणपोष वाले बीज, जितने भी भ्रूणपोष वाले बीज होंगे उनको क्या कहेंगे, तो उनको एंडोस्पर्मिक कहेंगे। यानी हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि इनमें से कौन कायकी प्रवर्धक नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है और इसमें का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन बाबू कंफर्म है एग्जाम के लिए कि कौन कायकी प्रवर्धक है और कौन कायकी प्रवर्धक नहीं होता है। ऑप्शन चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। तो बाबू इस सब बात पे ना ध्यान देना है, गौर करना है कि कौन कौन क्वेश्चन कैसे रहता है। देखिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कायकी प्रवर्धक नहीं है। बाबू कायकी प्रवर्धक नहीं पूछा है, आपको बताना है। देखिए प्रकंद कायकी प्रवर्धक होता है, शाखा हमारा कायकी प्रवर्धक होता है, निरीपक हमारा क्या होता है, कायकी प्रवर्धक होता है। लेकिन चल बीजाणु हमारा कायकी प्रवर्धक नहीं होता है। और पूछा क्या है बाबू हमसे कि नहीं कौन होता है, नहीं हमारा क्या हो जाएगा, चल बीजाणु नहीं होता है। यानी डी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल कूट फल है। बाबू कूट फल कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बार बार आपके एग्जाम में आता है। कूट फल कौन सा है, बाबू कूट फल हमारा है इनमें से सेब। सेब क्या होता है, कूट फल होता है। अब आपसे पूछेगा कि किस फल का हम लोग पुष्प खाते हैं, किस फल का पुष्प खाया जाता है, किस फल का मांसल पुष्पासन खाया जाता है। बाबू आपको याद रखना है कि किस फल का पुष्प, तो सेब का हम लोग पुष्प खाते हैं, मांसल पुष्पासन इसी का खाते हैं। यानी हमारा कूट फल भी सेब है। और आपसे पूछ दे कि कौन सा ऐसा फल है जिसका हम लोग क्या खाते हैं, फूल खाते हैं, पुष्प खाते हैं, तो सेब का हम लोग क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। ये आपको साथ में याद रखना है। अगला यहाँ देखिए वायु परागण किसमें नहीं होता है। बाबू वायु के द्वारा परागण इसमें पूछा जा रहा है कि किसमें नहीं होगा। जैसे आपको पता है घास में वायु परागण, मक्का में वायु परागण, धान में वायु परागण। यहाँ पे पूछा गया किसमें नहीं होता है वायु के द्वारा परागण। तो यहाँ पे आप लोग क्या आंसर दीजिएगा कि वायु परागण इनमें से किसमें नहीं होगा, यानी वायु के द्वारा परागण किसमें नहीं होगा। बाबू यहाँ पे आपको पता है घास जो है वायु परागण, गेहूं वायु परागण, मक्का भी हमारा वायु परागण। लेकिन सेल्विया क्या होगा, सेल्विया हमारा वायु के द्वारा इसमें परागण नहीं होता है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 100% हमारा सही आंसर होने वाला है। आप लोग इसको याद प्यारे बच्चों कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि बीज चोल का निर्माण होता है।
बीज चोल क्या होता है प्यारे बच्चों, जो बीज के ऊपर का जो परत होता है, जैसे लीची का हम लोग अगर आपसे पूछे कि लीची का बीज चोल खाते हैं, लीची का क्या खाते हैं, आप लोग बोलते हैं कि लीची का हम लोग बीज का जो ऊपर का आवरण होता है ना उसका चोल, चोल का मतलब होता है कपड़ा टाइप का, यानी उसका आवरण, यानी किसका बीज चोल खाते हैं, तो हम लोग लीची का, शरीफा का, जायफल का, ये सब का बीज चोल खाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि बीज चोल जो होता है उसका निर्माण कौन करता है, एंडोस्पर्मिक, एपिकोर्पस, पेरिकोर्पस, कौन करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बीज चोल का निर्माण किसके द्वारा होता है, आप लोग ऐसे जवाब दीजिएगा एपिकोर्पस, बिल्कुल भी आंसर मत दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा बीज चोल का निर्माण बाबू पेरिकोर्पस से होता है, किससे प्यारे बच्चों आंसर दीजिए, बीज चोल का निर्माण पेरिकोर्पस से होता है। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है बाबू, एकलिंगी पौधा का उदाहरण कौन सा है, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और फटाफट प्यारे बच्चों इसका आंसर दे दीजिए, जल्दी से जल्दी। बाबू यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी है, कौन एकलिंगी है बाबू, फटाफट बताइए, तो जल्दी से जल्दी बता दीजिए। आप लोग बताइएगा कि पपीता हमारा क्या होता है, एकलिंगी पौधा होता है, पपीता एकलिंगी पौधा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त भ्रूणपोष। बाबू देखिए, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है, क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा ना, अभी आंसर दे दीजिएगा, क्वेश्चन में घबराइएगा, गलत आंसर दे दीजिएगा। यहाँ आप देखिए अगुणित भ्रूणपोष पूछा है, देखिए अगुणित, गुणित नहीं, यहाँ पे देखिए अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता होती है, तो अगुणित जो भ्रूणपोष होता है ना वो अनावर्त बीजी की क्या होता है बाबू, विशेषता होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अगुणित यहाँ पे देखिए भ्रूणपोष होगा वो किसकी विशेषता होगा, तो ये अनावर्त बीजी की विशेषता होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा है, अगुणित यहाँ पे भ्रूणपोष पूछा है। तो अगुणित यहाँ पे देखिए अगुणित जो भ्रूणपोष होगा ना वो अनावर्त बीजी की विशेषता होगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए कि पराग भित्ति होती है। अब क्वेश्चन ये बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि पराग भित्ति कितने स्तरीय होती है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पराग भित्ति जो बनी होती है कितने स्तरीय होती है ये, तो आप इसमें क्या जवाब दीजिएगा, पढ़े रहिएगा तो फटाक से आंसर दे दीजिएगा। तो देखिए पराग भित्ति कितने स्तरीय होती है, ना तो ये एक स्तरीय होती है, ना त्रिस्तरीय, ना बहुस्तरीय। आपको याद रखना है कि जो पराग भित्ति होती है ना बाबू, पराग भित्ति हमारी द्विस्तरीय होती है। कितने स्तरीय प्यारे बच्चों, द्विस्तरीय। यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और प्यारे बच्चों एक एक क्वेश्चन का जवाब देना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देख लीजिए, सुनहरा धान में निम्नांकित में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बाबू गोल्डन राइस में अगर आपसे पूछेगी प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए यानी क्या, थायमीन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सुनहरा धान में, सुनहरा चावल हो गया, सुनहरा धान हो गया, गोल्डन राइस हो गया बाबू, इसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, यानी थायमिन्स पाई जाती है। तो आप लोग किस पे आंसर दीजिएगा, बोलिएगा सर जी सुनहरा धान में तो थायमिन्स पाया जाता है यानी विटामिन ए पाया जाता है। ए ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, बाबू मिट्टी को अगर आपको उपजाऊ बनाना है, मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बाबू, यहाँ आप देखिए मिट्टी को अगर उपजाऊ बनाना है तो हमको जैविक खाद की जरूरत पड़ेगी। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए सहायक कौन सा होगा बाबू, जैविक खाद हमारा क्या होगा, सहायक होगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 10 क्वेश्चन हो गया, फटाफट 10 क्वेश्चन को याद कीजिए। यहां तक प्यारे बच्चों क्लियर है, एक बार बता दीजिए 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसके द्वारा कायकी प्रवर्धन नहीं है। बाबू इसके पहले भी दूसरा नंबर क्वेश्चन था ना कि कायकी प्रवर्धन कौन नहीं है, उसमें भी आप लोगों ने चल बीजाणु पर यहाँ देखिए चेक किया था। यहाँ पे भी आप लोग क्या कीजिएगा, निम्नलिखित में से कायकी प्रवर्धक नहीं है, बस ऑप्शन चेंज होगा। इसमें क्या दिया है, चूसक दिया है, चूसक हमारा कायकी प्रवर्धन होता है, लेकिन कौन नहीं होता है ये पूछा गया है। तो चल बीजाणु हमारा क्या होगा, कायकी प्रवर्धक नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आज ये क्वेश्चन कि संकर ओज प्रेरित होता है। चलिए क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, सब क्वेश्चन आज का टफ है, थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो हार्ड है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि संकर ओज प्रेरित किया गया, प्रेरित किया गया। तो बाबू यहाँ देखिए दो पादपों के संकरण द्वारा संकर ओज प्रेरित किया जाता है, ये आपको याद कर लेना है मेरे प्यारे लाल। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पे कि संकर ओज प्रेरित होता है। तो संकर ओज प्रेरित किससे होता है, तो दो पादपों के संकरण द्वारा संकर ओज प्रेरित होता है। तो देखिए क्वेश्चन होगा
आंसर होगा 2 पादपों के संकरण द्वारा हमारा संकरोच प्रेरित होता है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों की बीमारी है। बाबू ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुर्गियों की बीमारी कौन सा है। पहला आप लोग जान लीजिए रानीखेत क्या है, मुर्गियों की बीमारी है। पहला यहाँ आप देख लीजिए रानीखेत मुर्गियों की बीमारी है। हैजा जो होता है ये भी मुर्गियों की ही बीमारी होती है। हैजा, हैजा किसका बीमारी, मुर्गी का बीमारी। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू किसमें होता है, मुर्गियों की बीमारी है। यानी हमसे यही ना पूछा कि कौन सी मुर्गियों की बीमारी नहीं है, तो नहीं कौन सा है, समष्टि ही नहीं है। यहाँ आप देखिए समष्टि जो होता है हमारा क्या होता है, मुर्गियों की बीमारी है नहीं होती है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आवर्तबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की, आप देखिए सूत्र गुणता क्या होती है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, कई बार पूछा गया प्रश्न है बाबू कि आवर्तबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की, यहाँ देखिए गुणसूत्रता क्या होती है, कितनी होती है, आप बताइएगा कि 3n होती है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और मैथ के स्टूडेंट बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, कल आपका मैथ का क्लास होने वाला है 9 बजे और फिर उसके अगले दिन बायोलॉजी का सब्जेक्टिव होने वाला है। ऐसे ऐसे क्लास होगा, एक दिन ऑब्जेक्टिव चलेगा, एक दिन सब्जेक्टिव चलेगा, ऐसे तैयारी आपका पूरा हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। बाबू कौन अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। बाबू अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कौन करेगा, मृतजीवी नहीं करेगा, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। बाबू विषमपोषी नहीं करेगा, अपघट्य नहीं करेगा, आपको याद रखना है स्वपोषी अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, स्वपोषी। यहाँ पे क्या होगा हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसका विशिष्टता है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट होना चाहिए कि आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपित किसकी विशिष्टता है। आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशिष्टता है, ये समष्टि की विशिष्टता होती है। देखिए कौन से ऑप्शन में है समष्टि, देखिए जैविक समुदाय का नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, परितंत्र तो होगा नहीं, समष्टि हम बताएं, समष्टि हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाइए यहाँ पे देखिए 17 नंबर, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। कहने का मतलब कौन सा ऐसा यहाँ पे है जिसमें बाह्य निषेचन की प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि यही पूछा गया कि किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, यानी किसमें बाह्य निषेचन होता है। तो आपको पता है बाबू कि बाह्य निषेचन किसमें होता है, आप बताएंगे कि सर जी मेढक में तो बाह्य निषेचन होता है, तो हमारा मेढक यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है। अगर मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है तो इसमें निषेचन की क्रिया कैसी होगी, बाह्य निषेचन होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर की 11 जुलाई को मनाया जाता है, फटाफट बाबू 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, बाबू 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है क्या, आपको ध्यान देना है क्या, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बाबू 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये बाबू आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए यहाँ पे कि कृषि जैविक प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त, यहाँ आप देखिए तकनीक कौन सा होगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन आपके सामने है कि कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रमुख, यहाँ आप देखिए तकनीक कौन सा होता है। बाबू यहाँ देखिए कृषि जैव प्रौद्योगिकी में बाबू प्रमुख तकनीक अगर आपसे पूछे ना तो वो तकनीक होता है उत्तम संवर्धन। तो आप लोग देखिए आंसर में उत्तम संवर्धन जरूर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, देखिए उत्तम संवर्धन यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में है। यहाँ पे आपको याद रखना है कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक कौन सा होगा बाबू, उत्तम संवर्धन होना, ये आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में किस में, यहाँ पे याद रखना है कि स्त्री दल चक्र पुष्पों में बनता है। बाबू पुष्पों में स्त्री दल चक्र किस में बनता है, यहाँ पे आपको याद रखना है किस में है, तो स्टिग्मा में, ओवेरी में, स्टाइल में, यानी उपयुक्त सभी में क्या होता है बाबू, स्त्री जल चक्र यहाँ पे क्या होता है, पुष्पों में बनता है। ये आपको याद रखना है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ आप देखिए क्वेश्चन 21 नंबर कि SO2 का प्रदूषण नष्ट करता है, कौन नष्ट करता है, SO2 प्रदूषण कौन नष्ट करता है, जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए फटाफट। जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिए कि SO2 प्रदूषण को कौन नष्ट करता है। SO2 प्रदूषण को कौन नष्ट करेगा बाबू, तो कौन करेगा, लाइकेन। लाइकेन 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 क्या करता है, SO2 प्रदूषण को नष्ट करता है। ए ऑप्शन हमारा
राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन की, यहाँ देखिए मिनीमिता रोग का वाहक क्या होता है। बाबू मिनीमिता रोग किसके द्वारा फैलता है? बाबू मिनीमिता रोग पूछा गया है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मिनीमिता रोग किसके द्वारा फैलता है? बाबू ये जो फैलता है ना, मिथाइल मरकरी के द्वारा फैलता है, ये आपको याद कर लेना है। मिनीमिता रोग का वाहक बाबू, तो मिनीमिता रोग का वाहक कौन? तो मिथाइल मरकरी। यानी मिथाइल मरकरी कौन से ऑप्शन में है? तो देखिए सी वाला ऑप्शन में दिख रहा है, मिनीमिता रोग का वाहक मिथाइल मरकरी, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की प्राकृतिक वायु प्रदूषण। बाबू वायु प्रदूषण तो बहुत होता है, चिमनी हो गया, जैसे कल कारखाना हो गया, ये सब वायु प्रदूषण में आता है। गाड़ी से यहाँ पे हानिकारक धुआं निकलना, ये सब क्या होता है बाबू? ये सब वायु प्रदूषण ही है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि प्रकृति से वायु प्रदूषण कौन फैल रहा है? बाबू तो प्रकृति से वायु प्रदूषण जैसे ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी से हानिकारक गैसें निकलना, ये तो आदमी नहीं कर रहा है, ये तो प्रकृति कर रहा है। तो यहाँ पे प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक वायु प्रदूषण क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी की गैसों से निकलना, यानी हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? बाबू निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ओजोन के परत पे असर डालता है? ये क्वेश्चन है। बाबू निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो ओजोन के परत पे असर डालेगा? कौन डालेगा? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्या होता है? ओजोन के क्या करता है? पे असर डालता है, ओजोन के परत पे ये असर डाल देता है। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला यहाँ देखिए अम्लीय वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। बाबू ये भी क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि अम्लीय वर्षा यानी SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। अम्लीय वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग कितना परसेंट होता है? आप बताइएगा। 70% होता है, 70% होता है। अम्लीय वर्षा में जो SO2 का भाग होता है ना बाबू, कितना होता है? 70% होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ आप देखिए 26 नंबर कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? बाबू ग्रीन हाउस गिनती में कौन कौन आता है? ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती है? जितना क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है। और बाबू थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बुखार की वजह से ना गला पे खिचखिच हो गया, एकदम बोला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी आपका क्लास हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, इतना ध्यान रखिएगा, क्लास आपका चलते रहेगा। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? बाबू ग्रीन हाउस गैस मीथेन भी है, यहाँ देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यानी क्या होगा? इनमें से सभी हमारा क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं। बाबू देखिए फसल में विदेशी जीन जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बाबू ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप लोग क्या बताइएगा? उत्तक संवर्धन की अनुवांशिकी अभियांत्रिकी, आप देखिए जैव शिल्प कला विज्ञान। बाबू आपको याद रखना है कि फसलों में विदेशी जीन जोड़ने की क्रिया को कहते हैं अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। बाबू याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए कि फसल में विदेशी जीन जोड़ने को कहते हैं अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। यहाँ पे 27 का क्या होगा? तो 27 का हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग इसको प्यारे बच्चे याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला है कि ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व? बाबू ओजोन के विघटन में, जब ओजोन का विघटन होता है तो कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? जब ओजोन का विघटन हो तब कौन सा तत्व होगा जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा? आप लोग बता दीजिएगा कि क्लोरीन जो होगा ना, Cl जो होता है क्लोरीन, वो क्या करता है? ओजोन के विघटन में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। प्यारे बच्चे इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? बाबू ट्रांसजेनिक जीवाणु, कितना गजब गजब का क्वेश्चन लाए हैं आज आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन है, 40 दमदार क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप देखिए ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग निम्नलिखित बनाने में किया जाता है। यानी ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आप बताइए कि मानव इंसुलिन जब बनता है किससे बनता है? तो ट्रांसजेनिक जीवाणुओं के प्रयोग से बनता है। तो यहाँ आप देखिए ट्रांसजेनिक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है किसको बनाने में? तो मानव इंसुलिन बनाने में किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि नंदकनन चिड़ियाघर जाता है। बाबू यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि नंदकनन जो चिड़ियाघर है ना, किस लिए जाना जाता है? नंदकनन चिड़ियाघर किस लिए जाना जाता है? आप बताइएगा कि सफेद टाइगर्स के लिए ये प्रसिद्ध है।
यानी सफेद टाइगर्स के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है कौन, तो नंदनकनन चिड़ियाघर किस लिए प्रसिद्ध है बाबू, सफेद टाइगर्स के लिए नंदनकनन चिड़ियाघर प्रसिद्ध है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ आप देखिए एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए कितना गजब का क्वेश्चन है बाबू, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, फटाफट इसका आंसर दे दीजिए। चलिए अभी 20 मिनट की क्लास हुआ, हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन को आने को क्या कहते हैं। एडेनिन की जगह पर अगर साइटोसिन आ रहा है तो इसे ट्रांसवर्सन कहेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ देखिए प्रतिलेखन है बाबू, प्रतिलेखन क्या होता है, गजब का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिलेखन क्या होता है, तो ये संदेशवाहक आरएनए होता है, डीएनए बनना नहीं होता है, प्रोटीन का बनना नहीं होता है, अमीनो अम्ल का बनना नहीं होता है। बहु प्रतिलेखन है तो डीएनए का क्या होता है, आरएनए का ये क्या होता है, संदेशवाहक बनना होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा होगा 32 का बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए रोधकूट की संख्या कितनी होती है, गजब गजब। यहाँ देखिए क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। रोधकूट की संख्या कितनी होती है, ये पूछे कि रोधकूट, यानी यहाँ पे रोधकूट का मतलब पहले समझ लीजिए ब्लॉकिंग कोड्स। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्लॉकिंग कोड, रोधकूट की संख्या आप बताइएगा कि 3 होता है। ब्लॉकिंग कोड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। और यहाँ आप देख लीजिए, ये आपको याद कर लेना है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि उत्परिवर्तन सामान्य, यहाँ देखिए उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। देखिए उत्परिवर्तन यहाँ पे आपको बताना है कि उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है किस किरणों से, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है किस किरणों से। यहाँ पे आप लोग बता दीजिएगा, अल्ट्रा वाइट किरण नहीं, अल्फा किरण नहीं, बीटा किरण नहीं, गामा किरण से क्या होता है बाबू, उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। तो ये क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है कि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाना है। बाबू ये किसका कार्य है, जल्दी से जल्दी बता दीजिए, तो फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट प्यारे बच्चों आप लोग आंसर दीजिए इसका क्या, कि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिलेखन। प्यारे बच्चों प्रतिलेखन इसका राइट आंसर होगा। आपको गलती नहीं करना है, गलती आप कर नहीं सकते हैं। चलिए फटाफट बता दीजिए। यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा ना कि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाने की क्रिया बाबू क्या कहलाता है, तो प्रतिलेखन कहलाता है। ये गलत आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन आंसर मत दीजिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। बाबू ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया। बाबू ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था जैकब तथा मुनार्ड ने। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, बाबू किसने किया, तो जैकब तथा मुनार्ड ने क्या किया था, ओपेरॉन मॉडल को प्रस्तावित किया था। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आज ये 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। कौन एंजाइम, देख लीजिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त है। यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम्स की जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम्स जरूरी है मेरे प्यारे, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सी एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, किसकी आवश्यकता होती है, आप बताइएगा। आरएनए पॉलीमरेज का, यहाँ पे क्या ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ती है, आरएनए पॉलीमरेज का। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि विभाजन जिन में कोडिंग क्रीम को कहते हैं। बहुत गजब का क्वेश्चन है, विभाजन जिन में कोडिंग क्रीम को कहते हैं, नॉन कोडिंग क्रीम नहीं, विभाजन जिन में बाबू कोडिंग क्रीम को क्या कहते हैं। बाबू विभाजन जिन में कोडिंग क्रीम को हम लोग एक्सोन कहते हैं। क्या, विभाजन जिन में कोडिंग क्रीम को हम लोग एक्सोन कहते हैं, ये आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि एक एडीना एक क्या है। बाबू ये भी क्वेश्चन कई बार आपके क्वेश्चन बैंक में पूछा गया कि एक एडीना क्या होता है आखिर। एक एडीना एक योजक कड़ी है, ये आपको याद कर लेना है। योजक कड़ी पे आपको क्या करना है, फटाक से टिक करके इसका आंसर दे देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब है कि अर्जित गुणों के वंशगति का सिद्धांत किसने दिया। बाबू चलिए 2 ऑप्शन काट देते हैं, डार्विन और यहाँ आप देखिए हेकल। सॉरी गलत काट दिया, अब यहाँ देखिए काट दिए, यहाँ देखिए
अब यहाँ देखिए 2 सस्पेंशन वाला है, क्योंकि डार्विन भी है और लैमार्क है। इसका आंसर क्या होगा आपको HW में बताना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, एक नज़र में आपको याद हो गया होगा, हमको पता है, लेकिन आप लोग HW में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इसका आंसर आपको HW में देना है कि अर्जित गुणों के वंशगत का सिद्धांत किसने दिया, बाबू किसने दिया। एकदम जबान पे फटाफट आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद से घंटी का जो निशान होता है उसको दबा के आप लोग ऑल पे कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल को लाइक, यहाँ देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपका एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेट मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। और यहाँ आप देख लीजिए व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, यहाँ आप देखिए हम अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पर मैसेज करके बोलिए सर हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो बाबू मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।